नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसटी गवर्नमेंट कॉलेज व्यापार। बच्चों, आज हम देखेंगे कि जो प्रबंधकीय कार्य हैं उनमें से कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व है, क्या कोऑर्डिनेशन हर संस्था के लिए आवश्यक है। तो वैसे तो देखा जाए तो प्रबंधकीय कार्य चाहे वो प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक कोई भी कार्य हो, परंतु प्रत्येक कार्य का अपना एक अलग महत्व है और उस कार्य के बिना उस संस्था के प्रबंध की कल्पना नहीं की जा सकती है। परंतु इन जो सारे कार्य किए जाते हैं, चाहे वो नियोजन है, संगठन है, मोटिवेशन है, चाहे नियंत्रण किया जा रहा है, चाहे उनको गाइडेंस दी जा रही है कि निर्देशित किया जा रहा है, किसी भी रूप में किया जा रहा है, पर क्या इन सब कार्यों की सार्थकता कब होगी जबकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। तो कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, तो जहाँ जहाँ स्पेशलाइजेशन होगा वहाँ वहाँ कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का मतलब हो गया कि जो जिस विशिष्ट कार्य में योग्य व्यक्ति है उसको वो ही विशिष्ट कार्य सौंपा जाए, वो वही विशिष्ट कार्य को पूर्ण करे। और जब वो व्यक्ति उस विशिष्ट कार्य को पूर्ण कर रहा है तो इसका मतलब हो गया है कि वो अकेला व्यक्ति उस संपूर्ण कार्य को नहीं कर रहा है, उसके साथ में दूसरे लोग भी सहयोग कर रहे हैं। तो जहाँ सहयोग आ गया, जहाँ दो या दो से अधिक लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं, तो उनके बीच में समन्वय का होना आवश्यक है। समन्वय कहाँ हो, कितना हो, किस समय हो, कैसा हो, इसके लिए अपन कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रबंधकीय प्रत्येक कार्य के साथ में समन्वय का होना आवश्यक है। जैसे आप कोई भी म्यूजिक कंसर्ट सुनते हैं तो आप देखिए कि जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी का जो निर्देशक है, तो आप देखिए कि उस निर्देशक की गाइडलाइन में ही पूरी ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलती है और वो ऑर्केस्ट्रा जो निर्देशक है वो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा रहा है, केवल वो सबको गाइड कर रहा है। वो गाइड कर रहा है मतलब वो बता रहा है कि उनको जो सुर ताल है वो किस तरह से चलना चाहिए। तो उसका जो ये एक गाइड करने वाली जो स्थिति है, तो वो संपूर्ण जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी है उसकी सफलता या असफलता को बताती है। बिल्कुल उसी तरह से जो उपक्रम होते हैं उनमें भी जो प्रबंधक है वो एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी के मैनेजर के अनुसार है कि वो पूरी संस्था को जिस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा उसी तरह से पूरी संस्था कार्य करेगी और उस संस्था के रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, इन रिसोर्सेज का उपयोग उसी तरीके से होगा और संस्था तभी सफल हो पाएगी। तो अब कुल मिलाकर के अपन देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है या समन्वय है क्या। तो इसमें अपन देखेंगे कि सबसे पहले समन्वय एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में जो संस्था के अंतर्गत जो विभिन्न विभाग, सब डिपार्टमेंट जो कार्य कर रहे हैं, तो उनमें जितने भी जो कार्यरत व्यक्ति हैं तो उनके प्रयासों में यूनिफॉर्मिलिटी बनी रहे और उनमें एक संयोजन स्थापित हो जाए ताकि वो अधिक कुशलता के साथ में उस संस्था के या उपक्रम का कार्य कर सकें। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि समन्वय के अंतर्गत किसी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों में के कार्यों में समरूपता लाने के लिए, एकरूपता लाने के लिए और एक सिस्टमेटिक कार्य हो, उसके लिए जो मानवीय और फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनके सबके बीच में एक सहयोग स्थापित करके और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब कार्य किया जाता है तो इसको समन्वय कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के अपन समन्वय को अलग अलग इसकी विशेषताओं के रूप में देख सकते हैं। जैसे समन्वय एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि समन्वय एक बार कर दिया
तो वो एक बार किया हुआ एक बार ही होगा। जब तक संस्था कार्य करेगी तब तक उसको समन्वय करना पड़ेगा। तो इस तरह से संस्था का जो समन्वय का कार्य है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये मानवीय प्रयासों में समरूपता लाने का कार्य करता है, क्योंकि फिजिकल रिसोर्सेज जितने भी, चाहे वो मशीन है चाहे कंप्यूटर है, कुछ भी है, उसको मनुष्य काम में लेता है। तो जब तक मनुष्यों में समरूपता नहीं होगी, यूनिफॉर्मिलिटी नहीं होगी, तब तक वो उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकता है। अब है कि जो कोऑर्डिनेशन है ये एक बच्चों प्रबंध एक यूनिवर्सल प्रोसेस भी है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मीनिंग हो गया कि चाहे आप सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी संस्था में, चाहे वो व्यावसायिक संस्था हो, चाहे सेवा संस्थान हो, कोई भी संस्थान हो, उसमें समन्वय का होना आवश्यक है। जब तक समन्वय नहीं होगा वो कार्य सही तरीके से नहीं हो सकता है। अब इसमें कि समन्वय को प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उन सब के एसेंस के रूप में या सार के रूप में भी माना जा सकता है। अब प्रबंध का सार कैसे हो सकता है? जैसे समन्वय को प्रोफेसर न्यूमैन ने भी माना है कि समन्वय कोई प्रबंध का अलग से कार्य नहीं है, बल्कि प्रबंध के जितने भी स्तर हैं, सभी जितने भी कार्य हैं उनका एक भाग है। उनका भाग है मतलब कि जितने भी कार्य किए जाते हैं उनको यदि एक रूप में, एक सूत्र में यदि पिरोने का कार्य किया जाता है तो वो कार्य सिर्फ और सिर्फ समन्वय के द्वारा ही किया जाता है। तो जब तक प्रबंधकीय कार्यों को एक रूपता नहीं होगी तब तक उन प्रबंधकीय कार्यों का कोई भी महत्व नहीं होगा। तो इसलिए एक रूपता लाने के लिए समन्वय का होना आवश्यक है। चाहे कितना भी अच्छा प्लानिंग हो, परंतु वो प्लानिंग कब सफल हो सकती है? जबकि उसमें समन्वय किया हुआ हो। अब अपन इसको देखते हैं अलग अलग प्रबंधकीय कार्यों के संदर्भ में कि क्या प्लानिंग और समन्वय का क्या महत्व है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो हर विभाग, उपविभाग के लिए प्लानिंग बनाई जाती है, सबसे पहले मास्टर प्लानिंग की जाती है। तो जब उनकी प्लानिंग की जाती है और उनके बीच में एक समन्वय बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, तो वो समन्वय की जो प्लानिंग करी है, यानी कि सारे डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जो जो कार्य सौंपे गए हैं, जिस तरीके से कार्य सौंपे गए हैं, तो उन कार्यों को वो किस तरह से मिलजुल करके पूरा करेंगे, तो ये कार्य समन्वय के द्वारा ही स्थापित हो सकता है। तो एक प्रभावी समन्वय के द्वारा उस नियोजन की सफलता बहुत सीमा तक निर्भर करती है। अब अपन देखते हैं प्रबंध के दूसरे कार्य को कि संगठन एवं समन्वय। अब हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर मूने ने कहा है कि समन्वय संगठन के सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या करता है। अब आप देखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ जहाँ कार्य विभाजन है वहाँ वहाँ समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अब है कि किसी भी संगठन को जीवित रहने के लिए समन्वय का होना आवश्यक है। आप देखिए कि एक किसी भी उपक्रम में, जो निर्माणी उपक्रम है, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि कोई भी निर्माणी उपक्रम है, तो उस निर्माणी उपक्रम में आप देखिए कि परचेजिंग भी हो रही है, प्रोडक्शन भी हो रहा है और उसमें पर्सनल डिपार्टमेंट भी है, सेलिंग भी हो रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट तो है ही है। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो कि वो कार्य सहित कर सके कि जितना विक्रय करना है उतना ही प्रोडक्शन हो सके, जितना प्रोडक्शन करना उतना ही रॉ मटेरियल आए, जितने प्रोडक्शन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिस तरह से कर्मचारियों की आवश्यकता है उतने ही कर्मचारियों को अपॉइंट किया जाए। इन सब के लिए कितने फाइनेंस की आवश्यकता है, कितनी मशीनों की आवश्यकता है, ताकि उन संसाधनों का मिसयूज़ भी नहीं हो और उन रिसोर्सेज की कमी के कारण से कार्य भी नहीं अटके। तो इन सब के बीच में संगठन के द्वारा जो समन्वय स्थापित किया जाता है तो उससे उस संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह से अपन एक विभाग का प्रभाव
दूसरे विभाग पे पड़ता है, क्योंकि इन सब में यूनिफॉर्मिलिटी का होना आवश्यक है और जब तक समरूपता नहीं होगी तब तक कार्य सही नहीं हो सकता है। इसी तरह से नियुक्ति एवं समन्वय। तो अब नियुक्ति करने में कि सबसे पहले तो उनका रिक्रूटमेंट करना कर्मचारियों का, तो उनके लिए फिक्स करना कि किस कैटेगरी का कर्मचारी चाहिए, फिर उनका सिलेक्शन करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करना, फिर उनको अपॉइंटमेंट देना। तो ये सबके बीच में इनका डिसीजन कैसे हो, तो ये प्रत्येक विभाग की जैसी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाएगा। और समन्वय करके यदि किया जाता है तो बिल्कुल सही कर्मचारी प्राप्त होंगे, उनको जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। फिर निर्देशन एवं समन्वय कि अब किसी भी कर्मचारी को कार्य करने के लिए उसे निर्देशित करना आवश्यक है। तो जब तक निर्देशित ढंग से नहीं किया जाएगा तो कर्मचारियों को कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उनको अभिप्रेरित करने के लिए उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक उन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है। तो इनको पूर्ण करने के लिए भी उसे समन्वय की आवश्यकता होती है। और लास्ट अपन देखते हैं कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोलिंग वह पॉइंट है जहाँ पर कि वास्तविक कार्य परिणामों की तुलना की जाती है कि जो नॉर्म्स स्थापित किए गए तो उसकी तुलना में कितने परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए उपक्रम के प्रत्येक कर्मचारी के साथ में समन्वय का होना आवश्यक है, तभी वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रबंध के प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक के जितने भी कार्य हैं उनमें सब में समन्वय का होना आवश्यक है। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और जितने भी संसाधन हैं भौतिक संसाधनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए और जो मानवीय प्रयास हैं उनको भौतिक संसाधनों के साथ कोरिलेट करने के लिए कि वो ढंग से कार्य कर सकें और वो वेस्ट भी नहीं जाए कोई भी संसाधन। तो इन सब के लिए समन्वय का होना आवश्यक है। अब इसी तरह से समन्वय प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर होना आवश्यक है ताकि हर व्यक्ति की हर स्तर पर हर डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तय की जा सके। अब देखिए समन्वय सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। हर कर्मचारी अपना फ़ायदा देखना चाहता है, अपना प्रमोशन चाहता है, अपने आप को वो कुशल अधिक बनाना चाहता है, इसके लिए वो प्रयास करता है। तो ये प्रबंधक को करना होता है। अब अपन कह सकते हैं कि क्या समन्वय पृथक से एक कार्य है? नहीं, बिल्कुल अलग से कार्य नहीं, बल्कि ये तो प्रबंध के प्रत्येक कार्य की आत्मा है कि जब तक आत्मा है, सॉल है, तब तक व्यक्ति जीवित है और जब आत्मा चले जाएगी तो व्यक्ति भी नहीं रहेगा। उसी तरह से जिस उपक्रम में समन्वय है अच्छा वही